जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। भारत का संविधान हम लोग छठी क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं, खासकर मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब कानूनी समानता हर किसी को भारत देश में प्राप्त है। लेकिन मुझे लगता है केवल किताब के पन्नों तक ये कानूनी समानता सीमित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले माननीय थाना प्रभारी पुटकी, उनका आभार इसलिए कि बड़ा अच्छा बात करते हैं, बड़ा संजीदगी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से उनका बर्ताव व्यवहार है, तो उसके लिए उनका आभार करते हैं। और उनसे अपेक्षाएं भी थी कि शायद वह अपने किसी दबाव या फिर कोई अन्य कारण उन पर हावी ना हो और उस पर निष्पक्ष होकर रैयत की जो मांग है, रैयतों की जो फरियाद है, उसके लिए जो एफआईआर किया गया उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन शायद ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि जिनके पास पैसा है, सारा कानूनों का दांवपेच उनके लिए सरल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बलियारी क्षेत्र जो कि कोल एरिया में आता है, एरिया नंबर 17, बीसीसीएल कंपनी, जानते हैं बीसीसीएल को आप ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर भी देख सकते हैं। हालांकि किन्हीं को बुरा लग सकता है कि भाई भारत की कंपनी है, बहुत भारत की इकोनॉमी के लिए बेटर है, बहुत विकास किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विकास किया था, ये रेल वगैरह, ये भारत का संविधान, ये भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा, ये डीसी व्यवस्था, कलेक्टरी व्यवस्था, ब्लॉक व्यवस्था, थाना की व्यवस्था, ये अंग्रेजों की है। तो अतः आप अंग्रेजों को भी तब बुरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप में बीसीसीएल कंपनी को बुरा कहने का साहस नहीं है तो फिर आप अंग्रेजों को भी बुरा नहीं कर सकते हैं, आप मुगलों को भी बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने भी अच्छा काम किया था, जीटी रोड मुगलों ने बनाया है, लाल किला मुगलों ने बनाया है। तो इसलिए भावनाओं से हटकर तार्किक बात करें। जैसा कि जानकारी मिली थी कि एरिया नंबर 17 में रैयतों, जो बलियारी गाँव रैयत हैं, और उनका निजी ज़मीन है, निजी यानी उनका अपना ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, और उस रैयती ज़मीन पर बीसीसीएल कंपनी के एजेंट के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही थी, सफाई की जा रही थी किसी कोल योजना के माध्यम से ही। तो वहाँ पर ग्रामीण जिनकी ज़मीनें थी, उन्होंने जाकर विरोध किया कि भाई इस ज़मीन पर सीओ मैडम जो है उनकी मंजूरी है कि ज़मीन रैयतों की है, अतः इस पर बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के या फिर बिना किसी ग्राम सभा के, बिना रैयत को बताए आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में थोड़ी सी बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, और उसी क्रम में एक रैयत को जो एजेंट है कंपनी का, उनके एफआईआर के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ठीक है, बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, थोड़ा सा लगा कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, तो गिरफ्तारी माननीय पुटकी थाना प्रभारी महोदय ने किया। किसके एफआईआर पर? कंपनी का जो एजेंट है उसकी एफआईआर पर किया। चलिए ठीक है, लेकिन कंपनी का जो एजेंट है वो अभी 10 मुस्तंडों के साथ, 10 दबंग लठेतों के साथ वहाँ काम करने के लिए गया था। उस पर रैयतों ने भी एफआईआर किया कि ज़मीन हमारी है और इस पर जबरन कब्जा करने के लिए जो एजेंट है वह मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और बीसीसीएल की शक्तियों का, बीसीसीएल की रुतबा का लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए हमें दबाव बनाकर जमीन लेने काम किया जा रहा है। तो उस क्रम में एफआईआर उधर से भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आज कल रात को लगभग 11 बजे, 11:30 बजे रात्रि को पुटकी थाना में बैठकर वार्ता हुई है कि आप एफआईआर कीजिए। कंपनी के एजेंट पर भी वार्ता हुई, जबकि वहीं पर बात हुई कि क्या कानून में इतनी शक्ति है या फिर कानून के हाथ सिर्फ फिल्मों में लंबे हैं या वास्तव में लंबे हैं कि कंपनी के किसी एजेंट या फिर कंपनी से संबंधित किसी व्यक्ति की गर्दन तक जा सकती है। तो उन्होंने बड़े सरलता से कहा कि हाँ जा सकती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक 12 घंटे बीतने को हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कंपनी का जो एजेंट है वो खुला है, उस पर कोई प्रकार का एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हुआ है, उस पर अरेस्टिंग नहीं हुआ। जबकि एक मामूली छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा हाथ, पीछे से हाथ लगाते हुए दिखे हैं कंपनी के एजेंट को, उसी को आधार बनाकर एफआईआर किया गया, जबकि ऐसा कुछ विषय नहीं था। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, तो फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्पष्ट है ग्रामीणों के पास अपने खेत खलिहान, अपने जमीन जगह को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प बचेगा आंदोलन का, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम पुनः एक बार आग्रह करना चाहेंगे अपने लाइव वीडियो के माध्यम से पुटकी थाना प्रभारी महोदय से कि निष्पक्ष होकर अरेस्टिंग कीजिए। यदि एजेंट की एफआईआर पर उस रैयत को आपने अरेस्ट किया जिसकी ज़मीन है, तो रैयत के भी एफआईआर पर एजेंट को अरेस्ट किया जाए।
और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और फिर इस तरह की बातें नहीं आए कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिलहाल ये काफ़ी अन्यायपूर्ण स्थिति है और शुरू से हम लोग कहें कि आज कानून जो भी पुलिसकर्मी रहे हैं उनका फिल्मी अंदाज एक आम लाचार व्यक्ति पर ही दिखता है। भले आप सड़कों पर भी कभी देखेंगे कुछ अधिकारी सिंघम के अंदाज पर लोगों से ट्रिपल लोडिंग, ना हेलमेट पहनने पर, चले ठीक बात है, हेलमेट ना पहनना है तो गलत बात है, लेकिन वो अगर कामगार मजदूर और मिडिल क्लास का हो तभी उनकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो पाती है। अगर उस समय कोई रुतबे वाला इंसान अगर बिना हेलमेट के भी उतर जाए तो मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार आज कानून की विधि व्यवस्था है और जैसा कि जानकारी है, स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये जो पुलिस का जो आज ड्यूटी निभाते हैं खाकी वर्दी वाले, इस पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ था 1861 में, इंडियन पुलिस एक्ट। और ये इंडियन पुलिस एक्ट इसीलिए बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट बना ही गया था कि यदि चूंकि जब कंपनी किसी किसान का, रैयत का ज़मीन लेगी तो जब वो विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लाठी चलाना होगा। तो अंग्रेज तो भाई गोरे डायरेक्ट चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक नौकरी का सहारा लिया और उस नौकरी में ये प्रावधान किया कि जितना भी लाठी चार्ज करने वाले होंगे वह उन्हीं के बीच में से होंगे, उन्हें कुछ रुपए देकर नौकरी में रखा जाए। और वही हुआ। इंडियन पुलिस एक्ट के तहत हवलदार, जमादार, चौकीदार, दरोगा इत्यादि इत्यादि पुलिस का सृजन किया गया। इसीलिए किया गया कि यदि किसान या रैयत जिसका ज़मीन है, यानी अगर वो आंदोलन करता है तो उस पर लाठी चार्ज किया जाएगा। आज भी संभव तो वही है। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर BCCL, CCL को रख सकते हैं। और जो भी पुलिसकर्मी हैं वो भले आपके बीच के हैं, लेकिन भाई वो कंपनियों की सुनती है। कंपनी ने निर्माण ही इसलिए किया था। तो इसलिए यदि माननीय थाना प्रभारी पुटकी, पुनः आपसे निवेदन होगा कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई करी जाए, और नहीं तो फिर कहा गया है मरता क्या नहीं करता, ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे खेत खलिहान छीने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों को अब गोलबंद होने की आवश्यकता है। और विशेषकर हम जो कोलियरी क्षेत्र में निवास करते हैं उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय आपको निर्मल शक्ति बिरसा का रूप धारण करना होगा, और नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास एक बित्ता ज़मीन तक नहीं बचेगा। और दुर्भाग्य ये होगा कि वो ज़मीनें आपसे छीनकर सबसे पहली बात कंपनी को जाएगी और कंपनी उसमें अपने दामादों को बसाएगी। उसका उदाहरण है BCCL द्वारा ज़मीनों का अतिक्रमण, और उस अतिक्रमण ज़मीन में बाहरियों का कब्जा। यहीं पे देखिए, रेलवे भी सेंट्रल कार्य करती है। आज तक रेलवे में आप दिखा सकते हैं एक भी अतिक्रमण आपको नहीं मिलेगा। रेलवे अगर क्वार्टर देती है या फिर कोई किसी प्रकार का, तो रेलवे बड़ी आसानी के साथ अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करती है। लेकिन BCCL क्या करती है, अतिक्रमण में कहीं ना कहीं दबंगों को, भूमाफिया को बसाने कार्य करती है, अन्य राज्यों के लोगों को बसाने कार्य करती है। उसका ताज़ा उदाहरण अब जहाँ भी कोल सेक्टर है, जहाँ BCCL, CCL ने ज़मीन अधिग्रहण किया है कोयला खनन के लिए, उन ज़मीनों में आप जाके देखिए, यही परिस्थितियाँ आपको सामने दिखेंगी। तो फिलहाल जो भी साथी हैं उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना होगा कि आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब आंदोलन ही हमें जिंदा रखेगा, और नहीं तो फिर संभवतः कुछ नहीं बचेगा। जिनका कुछ नहीं है उन लोग यहाँ गैंग बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है। जिनका यहाँ कुछ नहीं गया है, एक बित्ता ज़मीन नहीं गया है, उन लोग यहाँ करोड़ों का प्रॉपर्टी शूटर के माध्यम से बड़ा बड़ा मैंने धन का जमा कर लिया है। लोयाबाद क्षेत्र, कतरास क्षेत्र, केंदवा, करकेन क्षेत्र, झरिया क्षेत्र, तमाम जहाँ भी कोलियरी है, जिनका एक बित्ता ज़मीन नहीं गया, जिनका बाप दादा का मैंने 1 इंच ज़मीन नहीं किसी मैंने खदान में गया है, किसी कोल परियोजना में गया है, आज वो बस खाली दबंगगिरी करके अपना बंदूक चमका के यहाँ अरबपति बन गया और पुलिस प्रशासन मौन रही। लेकिन चूंकि मैक्सिमम जो ज़मीनें हैं वो किसानों की है। जितने भी कुछ समुदाय हैं जो थोड़ा सा संपन्न वर्ग से हैं या फिर उनका नेचर और स्वभाव भिन्न हो सकता है, बाकी मैक्सिमम जो भी जाति के समुदायों की ज़मीन दामोदर नदी के किनारे किनारे गई है, उसमें मैक्सिमम किसान समुदाय के हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में कुर्मी कम्युनिटी का गया है, तो शुद्ध रूप से किसान है। तो कुल मिलाकर जितने भी ज़मीनें गई हैं उनमें लगभग 90% कृषक वर्ग की गई। तो कृषक वर्ग बहुत शालीन होता है, सीधा सपटा होता है, इस कारण आज परिणाम सामने है। आज ज़मीनें उसकी गई और वो माने दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है।
कभी कभी नौकरियों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और जिन लोगों का एक बित्ता जमीन नहीं गया, जिनका यहाँ कोई वास्ता नहीं है, आज देखिए बंदूक चमका के माने एगो टीम बना के गुंडों को पाल के अरबपति, लाखपति, करोड़पति बन गए। तो यही दुर्भाग्य हमारे राज्य का और विशेषकर कोयलांचल की माटी का। अतः हमें लगता है आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, सिंपल सा कारण है इसका, कि यहाँ के लोगों में डर, हमारे लोगों में डर है। आखिर क्या, हाँ डर के क्या करोगे, मर तो एक दिन ऐसे जाना है, जमींदारी नहीं है तो फिर जिंदा रह के भी कोई फायदा नहीं है। और नहीं तो सीधा निवेदन होगा, जिन लोगों को डर लड़ने में सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, जो भी जमीन जगह बेचकर दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। दिल्ली में जितना भी जमीन जगह किसी को बेच दीजिए अपने ही को और निकल जाइएगा। कि देखिए यहाँ रहिएगा तो लड़ना होगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर दिया। भले आप जब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है, तो देश की उन्नति में मुगलों का भी योगदान है उस हिसाब से, और अंग्रेजों का भी योगदान है। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजों और मुगलों का विरोध करते हैं तो BCCL रहे, चाहे CCL रहे, चाहे टाटा रहे, गलत नीतियों का विरोध करना होगा। बिल्कुल गलत नीतियां हैं। जिनकी जमीनें गई उनको क्या मिला? अब यहाँ जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है। कहाँ की बात करें? जो एक जगह की बात अब कर ही नहीं सकते हैं। दामोदर नदी का स्पष्ट हम साफ साफ कहते हैं, दामोदर नदी का जो लोकेशन है रामगढ़ से लेके बोकारो धनबाद तक सब जगह यही कंडीशन है। तो इसलिए सीधा सा बात है, यदि चाहते हैं कि अपने माटी को बचा कर सुरक्षित रखना तो आज अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। ऐसे ताज़ा उदाहरण सामने आएंगे और बहुत सारी नई नई परियोजनाएं आने वाली है। आप देख ही सकते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री बड़े साफ और सच माने एकदम सच झूठ बोलते हैं, क्लियरली बड़ा तगड़ा झूठ बोलते हैं। कि जब विदेश जाते हैं तो ये हाल फिलहाल सम्मेलन हुआ था विदेश में, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। उस सम्मेलन में टॉपिक था पर्यावरण और जलवायु को माने सुरक्षित संरक्षण। जलवायु जिस प्रकार से डिस्टर्ब हो रही है, पर्यावरण को जिस प्रकार छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो उससे बचाने को लेकर अब वहाँ जाके माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अपने देश में कोयला आधारित जो भी परियोजना है उनको बंद करेंगे। क्योंकि कोयला आधारित परियोजनाओं से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत नुकसान हो रहा है, पानी का स्तर कम जा रहा है, लेकिन इसलिए हम बंद कर दें। जैसे ही भारत फिर आते हैं तो भारत से क्या होता है, 101 को कोल ब्लॉक आवंटन होता है, 40 को कोल ब्लॉक अडानी को बांटा जाता है। तो इसलिए नए नए कोल ब्लॉक्स बहुत सारे, जाहिर सी बात है, दामोदर नदी के तराई में ही शिफ्ट होंगे। और ये अब हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, यदि कोयला की काली कमाई से माफिया ही बनता है, माफिया होना ही अगर नियति है, तो माफिया वो बने जिसका जमीन जाता है। ये यूपी बिहार के लोग यहाँ मेंशन स्थापित करके बन रहे हैं। आज हमारे हजारों हजार लोग शहादत दे दिए, चौक चौराहा पर जाके उनको मूर्तियां प्रमाण कर रही कि किस प्रकार उन्हें मारा गया है, किस प्रकार काटा गया है। और हम तो ऐसे मर रहे हैं, समय समय पर ऐसे ही हमारे प्राणों की आहुति ली जा रही है। हाल फिलहाल शहादत 2007 में एक बहुत बड़े लीडर का लिया गया है, सांसद रहकर सुनील महतो का लिया गया है, जो शायद एक सप्ताह के भीतर केंद्र मंत्री बनते, यानी जो इंसान केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर बनने वाला था, उसकी कंपनी के माध्यम से हत्या कर दी गई है। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, मौतें ऐसी हो रही हैं, ऐसे मारे जा रहे हैं। और ये पुलिसकर्मी सही है, हमने स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई पुलिस से कभी ना है ना रहेगी। वो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन भाई ये मजबूरी स्पष्ट है, वो लोग ड्यूटी करते हैं। और ड्यूटी किसके लिए करते हैं आप जानते हैं, सरकार के लिए। और सरकार किसकी है, पैसों वालों की है, क्योंकि उनके चुनाव में पैसा दिया जाता है कंपनी के माध्यम से। तो इसलिए इस बात को ध्यान में ना रखें कि यह भारत का कानून आपको बचाएगा। भारत का कानून तो स्पष्ट कहता है विधि के समक्ष समानता 14 में, लेकिन कहाँ विधि के समक्ष समानता का अनुपालन किया जा रहा है। एजेंट के FIR पर रैयत को गिरफ्तार किया जा चुका है कल सुबह, लेकिन अभी तक रैयत के FIR पर एजेंट पर कोई FIR नहीं हुआ है, ना उसे गिरफ्तारी हुई है। तो इसलिए अपने बचाना है तो स्वयं बचाना होगा, बिरसा निर्मल बन के बचाना होगा, और नहीं तो फिर स्वतंत्र हैं दिल्ली जहां जमीनें खरीद सकते हैं। क्योंकि भारत देश में भी कानून है, भले इन लोग पेट में दर्द होता है आज आंदोलन से कि भारत देश कहीं जाके रह बस सकते हैं, झूठा है। आप कहीं जाके रह बस नहीं सकते हैं, सब राज्यों का अपना अपना कानून है। जाके पूछिए ना, आज हमारे ही राज्य में जो अनुसूचित जनजाति की सूची में संथाल इत्यादि कम्युनिटियाँ कबीलाएँ आते हैं, वो आसाम में जनजाति की सूची में नहीं है, वहाँ वो T ट्राइब की सूची में नहीं। हर राज्य का अपना अपना पहचान है। तो इसलिए आप जहाँ ज़मीन मिल सकता है आपको बेच बाँच के ले लीजिए। और नहीं तो अगर खासकर दामोदर नदी के किनारे बसे हैं तो वहाँ कभी भी कोल ब्लॉक का नया परियोजना चालू हो जाएगा, और आपको ज़मीनें आपके पूर्वजों का इतिहास वहाँ, आपके पूर्वजों का भूगोल वहाँ, और आपको भगाया जाएगा। और फिर उन्हीं ज़मीनों पर अतिक्रमण करके दबंगों को बसाया जाएगा, कुछ नए गांव बसा दिए जाएंगे, जिससे आपका कोई वास्ता नहीं होगा। अतः मेरा मानना है, लड़ाई निर्णायक लड़िए और हर जगह से आवाज़ को बुलंद कीजिए।
क्योंकि हर जगह हम लोग पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतः हर जगह हमको समझ में नहीं आता है। हमारे गांवों में, गांव हमारे, खेत खलिहान हमारे, अधिग्रहण हमारी ज़मीनों का, तो अगर वहाँ से अरबपति निकले, करोड़पति निकले, माफिया निकले, कुछ भी निकले, यूपी, बिहार, बलिया, छपरा के लोग कैसे निकलेंगे? यानी कहीं ना कहीं हमारे साहस में कमी है। साहस के साथ साथ जो हम में आपसी बिखराव है। तो अब समय आया है, बचाइए अगर समझदारी है, नहीं तो दो चार लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए माने लोगों को दिग्भ्रमित भी करते रहेंगे और प्लस आपस में लड़वाते रहेंगे, फूट डालते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक साल भर के आंदोलन में मैंने देखा, और एक पीएचडी का शोधार्थी होने के नाते, चूंकि हम लोग शोधार्थी का मतलब ही होता है दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब होता है भविष्य का अनुमान करना। तो जैसा कि भविष्य दिख रहा है कि बहुत ही संकटमय स्थिति हमारी होने वाली है। तो संकटमय स्थिति हो उससे पहले एक बार सचेत होकर, जागरूक होकर, एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ी जाए। और ऐसे भी मौत तो एक दिन सबको आनी है। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे सहमे और सही रहते हुए भी मौत को स्वीकारें। अगर मौत को स्वीकारना ही है तो एक बार ऐसे आंदोलन की तैयारी करें जिस आंदोलन से बिरसा के आंदोलन की, रघुनाथ महतो के आंदोलन की और निर्मल दादा के आंदोलन की याद आए। एक ऐसे आंदोलन की तैयारी करें। कम से कम उस लड़ाई में अगर कुछ बचेगा तो बच तो जाएगा, और आज नहीं लड़ते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, हर तरफ से कब्जा होगा। पुनः यही कहेंगे, बीसीसीएल भारत सरकार को फायदा दी होगी, रैयतों को नहीं दिया है। दिया है तो जाके सर्वे कर लीजिए रैयतों को। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आज संकट कहाँ नहीं आया। कुछ दिन पहले भोली में रोहित के साथ घटना घटा, गोधर में शायद दिनेश के साथ घटना घटा, गोधर में घटना घटता है, भोली में घटना घटता है, बलियारी में घटता है, कुछ दिन बाद अन्य जो गांव हैं वहाँ घटेंगे। कहाँ नहीं घटना घट रहा है। घाटों में उमेश आज साल भर से अपनी ज़मीन के बदले नियोजन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठा है, धरने पर बैठा है। कहाँ नहीं घटना घट रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ बीसीसीएल है एक आतंक के रूप में कार्य कर रही है। लोकल्स के लिए उसके पास कोई दया माया नहीं है। जब नहीं है यार तो ऐसे मारे जा रहे हैं। और कब नहीं मारा? शक्ति महतो को मारने में कंपनी का रोल, निर्मल महतो को मारने में कंपनी का रोल, शायद सुनील महतो सांसद को मारने में कंपनी का रोल। अरे जब कंपनी समय समय पे हमारे लोगों को मार ही रही है तो एक बार मुकाबला किया जाए। ऐसे भी तो बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे तो मर रहे हैं, ऐसे तो तबाह हो रहे हैं। क्या करेंगे जी कर इस जिंदगी का? जहाँ हमारा भौगोलिक इतिहास रहा है, जहाँ हमारा सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जिस माटी के हम लोग आदिवासिता है, जिसको हम लोग कोड़ कर जोत कर तैयार किए हैं, गांव बनाए हैं, और वहां से अगर हम लोग को भगाया जाएगा तो इस पर भी मेरा लगता है कि सांस्कृतिक चेतना बहुत आई। लेकिन मुझे लगता है एक चेतना इस पर भी होना चाहिए, जमीनों के अतिक्रमण पर किस प्रकार लूट है इस पर भी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है एक बृहद आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए। फिलहाल पुटकी क्षेत्र के जितने भी गांव आसपास के नौजवान साथी हैं, मेरा मानना है लड़ाई निर्णायक घड़ी पर है। क्योंकि पुटकी आपका दामोदर नदी के किनारे का क्षेत्र है, और अक्सर सुनते हैं, क्योंकि मेरा भी वहाँ मामा घर है, 24 गाँवों को मैंने विस्थापित करने का लेटर बहुत दिन पहले जारी हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो जब गांव हमारे जाएंगे तो, और उस गांव इसलिए जाएंगे क्योंकि उसके नीचे कोयला है, और उस कोयला से अगर कोई माफिया बनेगा, किसी डीएसपी का कमाई होगा, किसी एसपी का कमाई होगा। क्यों होगा भाई? अरे जिसका जमीन है उसका क्यों नहीं? कितना डरे से हमें रहेंगे। इसलिए एकदम करबद्ध प्रार्थना है, भले हम लोग भाषणों में बोल दें कि हम दो, हमारे दो नहीं हमारे तीन, लेकिन लॉजिकली बात करते हैं। तीसरा पे एकदम, तीसरा को 20 पिलाइए, उसको जहर, हल्का हल्का जहर पिलाइए, उसको योद्धा बनाइए, उसको एकदम लड़ाकू बनाइए। कोई उसके नाम से ना वोटर आईडी रहेगा, ना राशन कार्ड रहेगा, ना आधार कार्ड रहेगा, ना कोई स्कूल जाएगा। उसको बस हथियार की भाषा सिखाइए। नहीं तो आने वाले दिनों में किससे आप उम्मीद करते हैं? किस सक्षम अधिकारी से उम्मीद करते हैं? किससे आप उम्मीद करते हैं बताइए? तो सब कंपनी के दलाल है, सब कंपनी के दलाल है, सब कंपनी के दलाल है। किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबको डर एक ही चीज का है, मौत का डर है। कोई नहीं, सबको मौत का डर है। कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना रहे, उसको भी मौत का डर है। क्योंकि पैसा इसीलिए कमा रहा है कि जिंदगी जीने के लिए। तो उसकी जिंदगी पर, उसने हमारी जिंदगी पर 70 साल से अटैक हो रहा है। हमारे गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं, तो उनकी जिंदगी पर अब हमें भी अटैक करना होगा। क्योंकि बहुत हम लोग कानून की बात किए, बहुत नियम की बात किए, बहुत आंदोलन किए, बहुत गांधी के रास्ते पर चले, बहुत गांधी के रास्ते पर चले। क्या मिला? एक बार कलम लेके सर्वे कीजिए। हम कौन होते हैं? हम लोग तो एक मामूली सा
मैंने यही 1 साल से हम लोग मैंने जन्म हुआ है, आंदोलन के दृष्टिकोण से 1 साल हुआ है मेरा। एक कॉपी कागज कलम लीजिए और एकदम जहां से दामोदर नदी बंगाल में मिलती है वहां से लेकर दामोदर नदी जहां चौड़ी है और वहां मत चढ़ जाएगा जहां से झिरिक झिरिक झरना गिरता है। लातेहार और लोहरदगा का बॉर्डर हम लोग चढ़ गए वहां एक दिन, क्या चूल्हा क्या नाम बोलता है जगह का, तो वहां नहीं, जहां से चौड़ा है दामोदर नदी वहां तक जाइए, वहां तक कोयला मिलता है। और जाके एक एक गांव का स्थिति पता कीजिए क्या कंडीशन है। 50 साल पहले उस गांव की स्थिति क्या थी और आज क्या है। गांव के गांव हमारे जाएंगे, आपको जानकारी देना चाहेंगे। बागमारा में एक एक को थाना प्रभारी माइनस चला रहा है, एक एक को थाना प्रभारी का पार्टनरशिप है, 50-50 और माइनस चल रहा है, एकदम धड़ल्ले से कोयला लूट लो। एक एक को थाना प्रभारी, जैसा कि सूचना मिली है बागमारा क्षेत्र में जहां जहां कोल एरिया है और वहां अगर जो भी थाना प्रभारी पदस्थापित है तो फिर ऊपर के रैंक वालों का तो बात ही मत कीजिए। इसीलिए अपने अंदर अरे कितना दिन क्या क्या ऐसे भी तो मारे जा रहे हैं भाई, सब मैंने दारू पी के किडनी खराब हो रहा है, सिगरेट गुटखा तंबाकू खा के बीच बीच में 1-2 कैंसर से टपकिए जाते हैं। मर जिंदगी तो ऐसे जा रही है भाई, गरीबों की जिंदगी है कहाँ। नहीं तो रोड में फट इतना छोटा छोटा रोड बना है कि फटा के मर जा रहे हैं। लाइफ तो ऐसे खतरे में है। एक बार हिम्मत करो कोयलांचल के वीरों, एक बार हिम्मत करो, एक बार इस दुनिया से बाहर आइए, ये DSLR KTM की दुनिया से बाहर आइए, एक बार इंस्टा रील्स की दुनिया से बाहर आइए नौजवानों, और एक बार धरातल पर आकर सोचिए कि क्या होने वाला है 20 सालों में हमारा भविष्य। एक बार बाहर आइए, हम विनती करना चाहेंगे। कहाँ तक भागेगा, आराम कहीं नहीं है, आराम कहीं नहीं। आराम एक ही जगह है, जमीन बाड़ी खेत खलिहान बेच के दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, या फिर भारत का कोई स्टेट है जहां जमीन आप आसानी से खरीद सकते हैं और वहां का स्थानीयता पर मैंने मिल सकता है। ऐसा अगर कोई स्टेट है तो ढूंढिए और वहां बस जाइए, वरना जो भी कोल ब्लॉक्स में रहते हैं उनका जीवन दुर्लभ है। चाहे किसी समाज के रहें, किसी धर्म को मानने वाले रहें, किसी झारखंडी हैं, रेयत हैं, खतियानी है, जिनका जमीन है, एकदम जीवन संकट में है। कुछ लोग बच सकते हैं, जो 10% लोग हैं जो समय के साथ सक्षम हो चुके हैं, जिनके लोग पढ़ लिख कर कुछ ओहदे में आ चुके हैं, शायद वे बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। आप बताइए तो कितने झारखंडी लोग पढ़ लिख कर ओहदे में आ गए हैं कि आप कोल ब्लॉक्स के कानून को जानते हैं, आप मैंने अपना अधिकार ले सकते हैं। बस आपको मिलेगा 700, 800, 900, 1000, 1000 रुपया डिसमिल, आपका जमीन पैसा थमा के ले लिया और बाकी वो करोड़ों का कोयला निकालेगा। कहाँ फेयर काम कर रही है, कौन सा ऑफिशियल फेयर काम कर रही है? लोकल गुंडों को पैसा दे रही है, लोकल विधायक MLA को दे रही है, दबंगों को दे रही है, पुलिस प्रशासन के लोगों को दे रही है, लेकिन बस रैयतों को नहीं देगी, बस रैयतों को नहीं देगी। कहाँ नहीं घटना घटा, हाल ही फिलहाल देखिए भोली में घटना घटा, गौधर में घटना घटा, कुर्मीडी में घटना घटा, अब आपका बलियारी में घट रहा है। कुछ दिन बाद कुछ दिन से पहले जोड़ा पकड़ में भी साथी लोग धरना पर बैठे थे, यही कोल ब्लॉक ही था, कंपनी ही थी। तो हर जगह तो धीरे धीरे यही उनका जो स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं ना, पोल्ट्री मुर्गा वाला, कि जब काटना हो तो एक पोल्ट्री मुर्गा को जब बुलाता है तो बाकी लोग सोचता है कि हम सेफ हैं, वही वाले लोग करता है, एक एक करके धीरे धीरे अटैक कर रहा है। इससे अच्छा जब एक एक करके क्यों एक बार लास्ट लड़ाई लड़ी जाए, हम इतना ही कहेंगे। बाकी जो भी कम से कम हम लोग बोल तो पा रहे हैं कि BCCL और माने ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर है, लोग बोल भी नहीं पाएंगे। ऐसा समय आएगा कि लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और बाकी देख ही रहे हैं, जहां है हम लोग ऐसे आंदोलन पीछे नहीं हटे हैं, फर्जी केस लादने के लिए तैयार रहते हैं, 9-10 को लेके बैठे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, एकजुट हो जाइए, खासकर जितने भी गांव दामोदर नदी के बाएं साइड हैं, जहां जहां कोल माइंस की संभावना है, जहां जहां ओपन कास्ट होने की संभावना है, कृपया एक बार अपने आपसी द्वेष, आपसी मतभेद को छोड़कर एकजुट हो जाइए। और नहीं तो फिर पता चलेगा बागमारा का मेंशन, झरिया का मेंशन आपके घर घुसकर आपके जमीन से निकला हुआ कोयला निकालकर अरबपति बन जाएगी और आपको 8000, 10,000 का एक दिहाड़ी मजदूरी के लिए मैंने जी हुजूरी करनी होगी, तलवे चाटने होंगे। इतनी बेगैरत और इतनी गुलामी झारखंड राज्य इसलिए अलग नहीं हुआ था। राज्य हमारा, जमीन, खनिज, साधन, संसाधन हमारा, तो फिर हम क्यों पीछे क्यों रहे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। भारत का संविधान हम लोग 6ठी क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं, खासकर मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब कानूनी समानता हर किसी को भारत देश में प्राप्त है। लेकिन मुझे लगता है
केवल किताब के पन्नों तक ये कानूनी समानता सीमित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले माननीय थाना प्रभारी पुटकी उनका आभार इसलिए कि बड़ा अच्छा बात करते हैं, बड़ा संजीदगी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से उनका बर्ताव व्यवहार है, तो उसके लिए उनका आभार करते हैं। और उनसे अपेक्षाएं भी थी कि शायद वह अपने किसी दबाव या फिर कोई अन्य कारण उन पर हावी ना हो और उस पर निष्पक्ष होकर रैयत की जो मांग है, रैयतों की जो फरियाद है, उसके लिए जो एफआईआर किया गया उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन शायद ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि जिनके पास पैसा है, सारा कानूनों का दांवपेच उनके लिए सरल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बलियारी क्षेत्र जो कि कोल एरिया में आता है, एरिया नंबर 17, बीसीसीएल कंपनी जानते हैं। बीसीसीएल को आप ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर भी देख सकते हैं। हालांकि किन्हीं को बुरा लग सकता है कि भाई भारत की कंपनी है, बहुत भारत की इकोनॉमी के लिए बेटर है, बहुत विकास किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विकास किया था, ये रेल वगैरह, ये भारत का संविधान, ये भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा, ये डीसी व्यवस्था, कलेक्टरी व्यवस्था, ब्लॉक व्यवस्था, थाना की व्यवस्था, ये अंग्रेजों की है। तो अतः आप अंग्रेजों को भी तब बुरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप में बीसीसीएल कंपनी को बुरा कहने का साहस नहीं है तो फिर आप अंग्रेजों को भी बुरा नहीं कर सकते हैं, आप मुगलों को भी बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने भी अच्छा काम किया था, जीटी रोड मुगलों ने बनाया है, लाल किला मुगलों ने बनाया है। तो इसलिए भावनाओं से हटकर तार्किक बात करें। जैसा कि जानकारी मिली थी कि एरिया नंबर 17 में रैयतों, जो बलियारी गाँव रैयत हैं, और उनका निजी ज़मीन है, निजी यानी उनका अपना ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, और उस रैयती ज़मीन पर बीसीसीएल कंपनी के एजेंट के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही थी, सफाई की जा रही थी किसी कोल योजना के माध्यम से ही। तो वहाँ पर ग्रामीण जिनकी ज़मीनें थी, उन्होंने जाकर विरोध किया कि भाई इस ज़मीन पर सीओ मैडम जो हैं उनकी मंजूरी है कि ज़मीन रैयतों की है, अतः इस पर बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के या फिर बिना किसी ग्राम सभा के, बिना रैयत को बताए आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में थोड़ी सी बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, और उसी क्रम में एक रैयत को जो एजेंट है कंपनी का, उनके एफआईआर के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ठीक है, बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, थोड़ा सा लगा कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, तो गिरफ्तारी माननीय पुटकी थाना प्रभारी महोदय ने किया। किसके एफआईआर पर? कंपनी का जो एजेंट है उसकी एफआईआर पर किया। चलिए ठीक है, लेकिन कंपनी का जो एजेंट है वो अभी 10 मुस्तंडों के साथ, 10 दबंग लठेतों के साथ वहाँ काम करने के लिए गया था। उस पर रैयतों ने भी एफआईआर किया कि ज़मीन हमारी है और इस पर जबरन कब्जा करने के लिए जो एजेंट है वह मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और बीसीसीएल की शक्तियों का, बीसीसीएल की रुतबा का लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए हमें दबाव बनाकर जमीन लेने काम किया जा रहा है। तो उस क्रम में एफआईआर उधर से भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आज कल रात को लगभग 11 बजे, 11:30 बजे रात्रि को पुटकी थाना में बैठकर वार्ता हुई है कि आप एफआईआर कीजिए। कंपनी के एजेंट पर भी वार्ता हुई, जबकि वहीं पर बात हुई कि क्या कानून में इतनी शक्ति है या फिर कानून के हाथ सिर्फ फिल्मों में लंबे हैं या वास्तव में लंबे हैं कि कंपनी के किसी एजेंट या फिर कंपनी से संबंधित किसी व्यक्ति की गर्दन तक जा सकती है। तो उन्होंने बड़े सरलता से कहा कि हाँ जा सकती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक 12 घंटे बीतने को हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कंपनी का जो एजेंट है वो खुला है, उस पर कोई प्रकार का एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हुआ है, उस पर अरेस्टिंग नहीं हुआ। जबकि एक मामूली छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा पीछे से हाथ लगाते हुए दिखे हैं कंपनी के एजेंट को, उसी को आधार बनाकर एफआईआर किया गया, जबकि ऐसा कुछ विषय नहीं था। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्पष्ट है ग्रामीणों के पास अपने खेत खलिहान, अपनी ज़मीन जगह को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प बचेगा आंदोलन का, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम पुनः एक बार आग्रह करना चाहेंगे अपने लाइव वीडियो के माध्यम से पुटकी थाना प्रभारी महोदय से कि निष्पक्ष होकर अरेस्टिंग कीजिए। यदि एजेंट की एफआईआर पर उस रैयत को आपने अरेस्ट किया जिसकी ज़मीन है, तो रैयत के भी एफआईआर पर एजेंट को अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और फिर इस तरह की बातें नहीं आए कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिलहाल ये काफ़ी अन्यायपूर्ण स्थिति है, और शुरू से हम लोग कहें कि आज कानून जो भी पुलिसकर्मी रहे हैं उनका फिल्मी अंदाज एक आम लाचार व्यक्ति पर ही दिखता है। भले आप
सड़कों पर भी कभी देखेंगे कुछ अधिकारी सिंघम के अंदाज पर लोगों से ट्रिपल लोडिंग, ना हेलमेट पहनने पर। चलिए ठीक बात है, हेलमेट ना पहनना है तो गलत बात है, लेकिन वो अगर कामगार मजदूर और मिडिल क्लास का हो तभी उनकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो पाती है। अगर उस समय कोई रुतबे वाला इंसान अगर बिना हेलमेट के भी उतर जाए तो मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार आज कानून की विधि व्यवस्था है। और जैसा कि जानकारी है, स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये जो पुलिस का जो आज ड्यूटी निभाते हैं खाकी वर्दी वाले, इस पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ था 1861 में, इंडियन पुलिस एक्ट। और ये इंडियन पुलिस एक्ट इसीलिए बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट बना ही गया था कि यदि चूंकि जब कंपनी किसी किसान का, रैयत का ज़मीन लेगी तो जब वो विद्रोह करेंगे या आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लाठी चलाना होगा। तो अंग्रेज तो भाई गोरे डायरेक्ट चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक नौकरी का सहारा लिया और उस नौकरी में ये प्रावधान किया कि जितना भी लाठी चार्ज करने वाले होंगे वह उन्हीं के बीच में से होंगे, उन्हें कुछ रुपए देकर नौकरी में रखा जाए। और वही हुआ। इंडियन पुलिस एक्ट के तहत हवलदार, जमादार, चौकीदार, दरोगा इत्यादि इत्यादि पुलिस का सृजन किया गया। इसीलिए किया गया कि यदि किसान या रैयत जिसका ज़मीन है, यानी अगर वो आंदोलन करता है तो उस पर लाठी चार्ज किया जाएगा। आज भी संभव तो वही है। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर BCCL, CCL को रख सकते हैं। और जो भी पुलिसकर्मी हैं वो भले आपके बीच के हैं, लेकिन भाई वो कंपनियों की सुनती है। कंपनी ने निर्माण ही इसलिए किया था। तो इसलिए यदि माननीय थाना प्रभारी पुटकी, पुनः आपसे निवेदन होगा कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई करी जाए, और नहीं तो फिर कहा गया है मरता क्या नहीं करता। ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे खेत खलिहान छीने